नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज फिर से हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार का। ये वीडियो पार्ट हमारा सेकंड रहेगा। इससे पहले यानी है जो कि कल हम लोगों ने इस वीडियो को हम कह सकते हैं इस टॉपिक को शुरू किया था। एक क्लास पहले हम लोग है जो कि कर चुके हैं। और जो भी आज इस सेशन के अंदर नए जो स्टूडेंट आए हैं वो पहले अब आज आ गए तो ठीक है, लेकिन आप लोग है जो कि उसको यानी ये जो क्लास पूरी होने के बाद में आप उस सेशन को ज़रूर देखें, ताकि हम कह सकते हैं वो भी टॉपिक आपको है जो कि अच्छे से, क्योंकि इससे पहले जो मूलभूत बातें हैं मूल अधिकार से संबंधित वो हम लोगों ने है जो कि पहली क्लास के अंदर कर चुके हैं, और उससे आगे है जो कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? विशेषताएं जो हम पढ़ रहे थे, मूल अधिकारों की विशेषताएं पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें 6 तक पढ़ी थी, है ना। 6 विशेषताएं, यानी कुछ जो मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त है, जैसे आपके समानता का अधिकार है और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, और उससे हम आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो पहले आप समझने की कोशिश करें, लिखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जैसे मैं कह दूंगा कि भाई अब आपको लिखना है, उस टाइम ही आप लिखने की कोशिश करना है। देखो, सबसे पहले जो मूल अधिकार की 7 नंबर की हम कह सकते हैं जो विशेषता है वो क्या है दोस्तों, कि कुछ मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है, कुछ मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है, और कुछ मूल अधिकार ऐसे भी है जो व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है। जैसे हम बात करें, अनुच्छेद 17 है और अनुच्छेद 24 जो बाल श्रम से संबंधित है, और 8 नंबर पे जो हम कह सकते हैं नेक्स्ट बिंदु कहें जो विशेषता है वो है व्यक्ति दोस्तों क्या है, स्वयं मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। क्या व्यक्ति स्वयं मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो वह कर सकता है क्या? शरीर उसका है, पर हम कह सकते हैं उसमें जो उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा किसकी है दोस्तों? कहने का मतलब हम कह सकते हैं उसको जीवन जो है वो किसने दिया है दोस्तों? भगवान ने दिया है। उसको जीवन दिया है ईश्वर ने, और उसको व्यक्ति स्वयं हम कह सकते हैं खत्म नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा थोड़ी कोई दूसरा कर सकता है? दूसरा भी नहीं कर सकता। उसको ईश्वर ने दिया है तो ईश्वर ही कर सकता है। तो ईश्वर कभी भी ऊपर बुला सकता है ना। तो आपने सोचा कि भाई स्वयं व्यक्ति अपने जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकता तो कोई दूसरा कर सकता है। दूसरा करेगा तो दूसरा जेल जाएगा। खुद कर रहा है, देखो बात यह है कि किसी व्यक्ति की कोई दूसरा हत्या कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा हत्यारा जो है वो भी जेल जाएगा। और अगर व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को हम कह सकते हैं समाप्त कर रहा है, तो व्यक्ति अगर खत्म हो जाता है स्वयं, अगर हम कह सकते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो फिर उसका जेल में ले जाके क्या करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, फांसी का फंदा लटका रखा है ना, लगा लिया और वह बच गया, किसी कारण से उसको बचा लिया गया किसी के द्वारा, फिर उसको जेल हो सकती है 1 वर्ष की। 1 वर्ष की होती है क्या? 3 वर्ष की होता है। ये थोड़ा सा डाउट रह गया मेरे माइंड में। एक केस था ऐसा, कौन सा था जो, खैर कोई ना, इसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इसमें उदाहरण के तौर पे बात करें, आत्महत्या करना अपराध है। आत्महत्या क्या करना क्या है दोस्तों? अपराध माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति को
जीवन किसने दिया दोस्तों? ईश्वर ने दिया है, कोई छीन नहीं सकता। व्यक्ति का जो जीवन है उसको कोई न छीन सकता, ना राज्य छीन सकता है, ना व्यक्ति स्वयं छीन सकता है। ये क्या माना जाता है दोस्तों? ये अपराध माना जाता है। क्या माना जाता है? ये अपराध माना जाता है। इस जीवन को व्यक्ति ना स्वयं छीन सकता, ना राज्य छीन सकता। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जो मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। ये इसका मूल अधिकार है, जीवन जीने का इसका एक मूल अधिकार है। जीवन जीने का हम कह सकते हैं अधिकार इसको संविधान के द्वारा मिला है, और इसको जीवन जो प्राप्त करवाया है वो ईश्वर ने करवाया है, और ईश्वर इसके अंदर से जीवन इसकी समाप्त कभी कर सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 9 नंबर जो विशेषता है, संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रखा गया। जैसे प्राकृतिक अधिकारों की बात करें तो आपके जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक अधिकार का मतलब प्रकृति से, जन्म से जो उनको प्राप्त होते हैं, जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता, जबकि मूल अधिकार विशेष परिस्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है ना? बाकी जो मूल अधिकार हैं वो विशेष परिस्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बस शर्त कौन सी है? 20 और 21 को छोड़ करके। 20 और 21 को कोई हिला ही नहीं सकता। 20 और 21। ठीक है, 10 नंबर विशेषता है, कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। 5 मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, जिसमें आपका 15, 16 और 19, 29 और 30, ये 5 मूल अधिकार ऐसे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी इनके अलावा जो मूल अधिकार है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, अन्य मूल अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। कौन से ऐसे 5 मूल अधिकार है भाई जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? 15 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, लिखना चाहेंगे यहाँ तक? चलो एक बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक ये और पढ़ लो यहाँ पे। 11 नंबर विशेषता है कि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। देखो इसमें बात आती है, मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार कैसे लोकतंत्र की स्थापना करता है? राजनीतिक। ठीक है, ये कौन सा हो गया? आपके फंडामेंटल राइट। बात आती है यहाँ पे डीपीएसपी की। ये कैसे लोकतंत्र की स्थापना करता है दोस्तों? ये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं डीपीएसपी जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इनके द्वारा जन कल्याण के हित में काम किया जाता है, और उससे समाज हम कह सकते हैं उसका विकास होता है, और वो है जो कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना उस प्रकार से की जाती है। और राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं आपके जो फंडामेंटल राइट है, ये एक प्रकार से किस लोकतंत्र की स्थापना करता है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। और हम बात करें जैसे कि आपका किस प्रकार का ये जो विचारधारा का पर आधारित होता है? उदारवादी विचारधारा पर आधारित होता है। ये जो उदारवाद विचारधारा है ये व्यक्ति को क्या बनाती है दोस्तों? विवेकशील प्राणी बनाता है। और राज्य जो है व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है। समझ में आई ये? देखो मूल अधिकार किस प्रकार का राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है और उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। ये विचारधारा व्यक्ति को विवेकशील, कठोर बनाती है। कठोर मान करके राज्य व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करती है। ठीक है, यहाँ तक के लिखना आपको पहले यहाँ से शुरू करो। 7 नंबर बिंदु, इससे पहले कल आप लोगों ने लिख लिया होगा, और नए जो स्टूडेंट है वो आप एक काम करो, अगर टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो तो
कम से कम कुछ पेज छोड़ करके उसके बाद में लिखें, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास है उसके नोट्स भी आपको इससे पहले लिखने हैं। तो लगभग आप रजिस्टर के पेज आपको छोड़ने होंगे 4, ठीक है, काउंटिंग में 4 पेज कम से कम छोड़ दो। और फिर ये दूसरा हमारा जो पार्ट है इसको स्टार्ट कर लो। 7 नंबर विशेषता लिख करके, कुछ मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 17 व अनुच्छेद 24 बाल श्रम, कोष्टक में लिख दो बाल श्रम से। और 8वीं विशेषता है कि व्यक्ति स्वयं मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। 8वीं विशेषता क्या है? चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फटाफट लिखने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूँ आप लिखते रहो। 8 नंबर विशेषता है व्यक्ति स्वयं मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। और इसमें लिख लो आप डेश करके, उदाहरणतः क्या है दोस्तों? आत्महत्या करना अपराध है, कोष्टक में लिख दो, क्योंकि व्यक्ति को जीवन ईश्वर ने दिया है, कोई छीन नहीं सकता, न राज्य छीन सकता है न व्यक्ति स्वयं छीन सकता है। ये एक प्रकार का अपराध माना जाता है। 9 नंबर विशेषता है संविधान प्रदत्त, यानी प्रदत्त का मतलब संविधान द्वारा प्रदान किए गए, संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार का मतलब व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता, जबकि मूल अधिकारों को विशेष परिस्थिति में छीना जा सकता है। और इसमें वो चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है जो हम लोगों ने लिखी थी कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, वो हम लोगों ने वहाँ लिख ली है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 10 नंबर विशेषता लिखो आप, कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, जैसे कि आपके अनुच्छेद 15, 16, 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, कोष्टक में लिख दो 5 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल अधिकारों में कितने जो अधिकार है, कितने जो हम कह सकते हैं अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, ऑप्शन आए 5 अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद या 2 अनुच्छेद, तो उसमें राइट होगा आपका 5 अनुच्छेद। और इस प्रकार से सीक्वेंस में लिखा हुआ भी आ सकता है 15, 16, 19, 29, 30, 15, 14, 19, 29, 30 और आपके 12, 16, 19, 29, 30, या फिर हम कह सकते हैं आपके जो 16, 17, 18 जो भी हम कह सकते हैं, ये 4 ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। फिर इसमें डैश करके लिख दो अन्य मूल अधिकार भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। लिख लिया यहाँ तक? अन्य अधिकार भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखो आप 11 नंबर, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है तथा उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। ये विचारधारा व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानकर तथा राज्य व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करती है। कौन करती है भाई? विचारधारा। ये विचारधारा व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मान करके राज्य व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करती है। कैसी विचारधारा? उदारवादी विचारधारा। यहां तक लिख दिया। आप रजिस्टर को नीचे रखो, नोटबुक को, और पेन उसके ऊपर रख दो, फिर आगे उसको समझने की कोशिश करो। देखो अब क्या होता है कि जो मूल अधिकार है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है, इनके लिए कौन सा भाग रखा गया है? भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है? अनुच्छेद 12 से 35। अब इसको क्या करते हैं, पहला अब 12 से लेकर के 35 तक हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले कौन सा पढ़ते हैं? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है, ये हम समझने की
कोशिश करते हैं। चलो आओ भाई, देखो अनुच्छेद 12 किसके बारे में बात करते हैं? राज्य की परिभाषा, यानी जो मैं आपको बता रहा था कि राज्य किसे कहते हैं, क्योंकि मूल अधिकार किनके द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। अब आप सोचेंगे कि मूल अधिकार संविधान के द्वारा भारत से मिलते हैं, है ना, संविधान सभा के द्वारा उसमें रखे गए, और आप कहते हैं राज्य से। राज्य का मतलब यहाँ पे ये संविधान की कुछ अजीब भाषा है। और राज्य का मतलब क्या है दोस्तों? राज्य की परिभाषा अर्थात भाग 3 में जहां भी आपको राज्य शब्द मिलेगा उसका मतलब क्या होगा? ये जहां पर भी राज्य शब्द आएगा उनसे तात्पर्य क्या होगा दोस्तों? उनसे तात्पर्य यह है कि भारत सरकार के द्वारा अगर राज्य की बात की जाए तो वो कौन सा राज्य होगा? संसद को वहां पे राज्य माना गया है। क्या माना गया है? ठीक है, भारत सरकार के अंदर अगर बात हो रही है राज्य के बारे में तो वो किसकी बात कर रहे हैं? संसद की कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर राज्य सरकार में राज्य की बात आ रही है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वो राज्य को स्टेट की बात नहीं कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी विधानमंडल की बात कर रहा है। ठीक है, विधानमंडल यानी जैसे आपके द्विसदनीय विधानमंडल हो सकता है, एक सदनीय विधानमंडल हो सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर जैसे आपकी विधानसभा एक है, विधान परिषद नहीं है, तो एक सदनीय विधानमंडल है। तो राजस्थान के अंदर जैसे डीपीएसपी की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, तो वहाँ पे विधानसभा जो कुछ विधानसभा यानी जो राजस्थान की सरकार है वो जनता के हित में राज्य नीति निर्देशक तत्व को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे है जो कि जन कल्याणकारी योजनाओं का आह्वान करती है। और जनता के लिए हम कह सकते हैं उनका एक मूल कर्तव्य, जो एक प्रकार से मूल नहीं बल्कि हम कह सकते हैं राज्य का कर्तव्य होता है एक प्रकार से, कि वह जनता की कल्याणकारी योजना उनके लिए लाए और जनता का कल्याण करे, है ना। और जनता के डीपीएसपी जो है वो आपके जनता का क्या है दोस्तों? व्यक्तियों का अधिकार माना जाता है। तो राज्य स्तर पे विधानमंडल हो गया, राज्य जिसको राज्य माना जाता है। और सभी स्थानीय प्राधिकार जो लोकल स्थानीय जो हम कह सकते हैं क्षेत्र होते हैं, जैसे आपके ग्राम पंचायत भी क्या है दोस्तों? एक प्रकार से राज्य है। और आपके जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है ये भी क्या है दोस्तों? राज्य है। नगर पालिका क्या है? ये भी राज्य है। ये कुछ योजना ही नहीं लाता है कि नगर पालिका अपने क्षेत्र के अंदर, तो ये उनके लिए राज्य माना जाता है। चौथी बात करते हैं अन्य प्राधिकार। अन्य प्राधिकार के अंदर जैसे इस प्रकार के निकाय जो सरकारी हम कह सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए खुद विधि का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे संप्रभु का मतलब स्वतंत्र निकाय जो खुद काम करते हैं, किसी दूसरे पे हम कह सकते हैं डिपेंड नहीं होते। तो ऐसे संप्रभु निकाय जो अपने लिए विधि का निर्माण कर सकता है, जो स्वयं अपने लिए विधि का निर्माण कर सकते हैं, जैसे ओएनजीसी है और आपके बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड है, सार्वजनिक बैंक है यानी सबके लिए सरकारी जो बैंक होती है, आपके एसबीआई की बात कर सकते हैं, और सरकारी विश्वविद्यालय है कोई, है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो भी, तो वो क्या करते हैं अपने जो डिपार्टमेंट यानी बात करें जैसे सरकारी विश्वविद्यालय, ये अपने विश्वविद्यालय के लिए कुछ खुद के नियम बना सकते हैं। किनके हित के लिए? विद्यार्थियों के हित के लिए, जिससे विद्यार्थियों का कल्याण हो रहा हो। ठीक है, और तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? विद्यार्थियों के हित में सरकारी जो विश्वविद्यालय काम करता है, तो ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार से राज्य है। ऐसे नहीं कि ये वैसे आपका स्टेट अलग बन गया, 28 राज्यों में से एक और जुड़ गया, ऐसा नहीं है। राज्य का शब्द का अर्थ ये है, ये एक संविधान की ऐसी भाषा है भाई, संविधान की भाषा है ऐसी जिसके अंदर राज्य शब्द से ये तात्पर्य है दोस्तों। ठीक है, अब बताओ कि ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? अब कौन सी जो ऐसे क्षेत्र है ये किन को है जो राज्य नहीं माना जाता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें ऐसे निकाय जो संप्रभु निकाय नहीं है,
जो अपने लिए स्वयं विधि का निर्माण नहीं कर सकते, वो क्या है दोस्तों, वो राज्य नहीं कहलाते। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे बात करते हैं, निम्न संस्थान, जो प्राइवेट संस्थान है उनके बारे में बात कर रहे हैं। निम्न संस्थान राज्य नहीं है। कौन कौन से राज्य नहीं दोस्तों? सांविधिक व संसदीय अध्ययन, सांविधिक व संसदीय अध्ययन दल, निजी विश्वविद्यालय, निजी कंपनियां, ऐसे समस्त प्राधिकार जो अपने लिए विधि का निर्माण नहीं कर सकता, स्वयं विधि का निर्माण नहीं कर सकता, वह क्या दोस्तों, संप्रभु निकाय नहीं है, यानी ये अस्वतंत्र है। संप्रभु का मतलब स्वतंत्र, और ये स्वतंत्र नहीं है, ये अपने लिए स्वयं विधि का निर्माण, किसी नियमों को नहीं लागू कर सकता, नियमों का निर्माण नहीं कर सकता, बना नहीं सकता ना। इसी के अकॉर्डिंग हम पहले आप क्या करेंगे, 12 को लिख लीजिए ना, फिर हम बात करेंगे भाग 3 का अल्पीकरण या इससे असंगत होना। ठीक है, पहले मैं चाहता हूं कि आप यहां तक लिख लीजिए। यहां से स्टार्ट करो, एक हेडिंग लगाओ नई, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। फिर आप पहली हेडिंग लगाओ अच्छे से सजा के, अनुच्छेद 12, क्योंकि हम मूल रूप से जो संविधान के अनुच्छेद जो है, मूल रूप से इनको ही पढ़ना था ना, मतलब, लेकिन प्रश्न जो तथ्यात्मक भी बहुत आते हैं, इसलिए हम लोगों ने बाकी जानकारी ली। और शुरू करेंगे अनुच्छेद 12 से। पहले हेडिंग लगा दो आप, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, उसमें डैश करके लिख दो भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ पे उल्लेखित है भाई, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। फिर अनुच्छेद 12 लिखेंगे उसमें डैश करके कि राज्य की परिभाषा, अर्थात भाग 3 में जहाँ भी राज्य शब्द आएगा उससे तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, उससे तात्पर्य है ये। एक नंबर बात, भारत सरकार के अंदर अगर राज्य शब्द का प्रयोग आता है, प्रयोग किया जाता है, तो कौन होगा राज्य? संसद के बारे में बात की जा रही है। राज्य सरकार में बात की जाए, विधानमंडल की बात की जा रही है। सभी प्रकार के स्थानीय जो प्राधिकार है, जैसे आपके ग्राम पंचायत है और नगर पालिका है, ठीक है, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये सब क्या है दोस्तों, ये भी राज्य है। अन्य प्राधिकार में यानी ऐसे संप्रभु निकाय जो अपने लिए स्वयं विधि का निर्माण यानी नियम बना सकता है, स्वतंत्र होते हैं, जैसे आपका BSNL है, सार्वजनिक बैंक, SBI वगैरह। सरकारी विश्वविद्यालय, ONGC भी अपने लिए स्वयं बनाती है, हम कह सकते हैं विधि बनाती है। ये लिख लिया यहाँ तक? चलो लिखो, फटाफट लिखो। फिर आगे लिखो इसके बाद, निम्न संस्थान राज्य नहीं है, ये संस्थान जो है राज्य नहीं है, इसमें लिखो आप डैश करके, सांविधिक व संसदीय अध्ययन दल, निजी विश्वविद्यालय, निजी कंपनियां, ऐसे समस्त प्राधिकार जो अपने लिए, ये 1-2 उदाहरण लिख दिया। फिर हम बात कर सकते हैं कि बाकी जो भी इस प्रकार के जो अपने लिए नियम नहीं बना सकते, वो क्या है दोस्तों, है संप्रभु, यानी आपके संप्रभु निकाय नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। चलो अब एक बार ये लिखना नहीं है, अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं।
अनुच्छेद 13 किसके बारे में बात करता है? मूल रूप से ये हेडिंग आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बनता है कई बार। भाग 3 का अल्पीकरण या इसे असंगत करना। जो मूल अधिकार के जो प्रावधान है उसमें मेल नहीं खाता हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा भाई? अनुच्छेद 13 का क्लोज फर्स्ट पढ़ेंगे। अनुच्छेद 13 का खंड फर्स्ट किसके बारे में बात करते हैं? कि संविधान लागू होने से पूर्व की जो विधियां, क्योंकि संविधान जो हमारा कब लागू हुआ था? 1950 के अंदर। पूर्ण रूप से अगर बात करें और 49 को कितने मात्र 16 आर्टिकल आपके जो लागू किए गए थे। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो आपके अनुच्छेद 13 का फर्स्ट क्लोज बात करते हैं कि संविधान जब लागू हुआ था उससे पहले, संविधान लागू हुआ था उससे पहले की जो विधियां यदि मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि या फिर वह भाग शून्य घोषित हो जाएगा। यानी इससे पहले की जो भी विधियां हैं, अगर वह संविधान का जो मूल प्रावधान है उससे हम कह सकते हैं असंगत नहीं है, उससे मेल खा रही है, तो वह लागू रहेगी। अगर वह इससे असंगत हो रही है तो वो पहले की विधियां जो है वो डिलीट हो जाएगी, समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, उसको हम कह सकते हैं शून्य घोषित हो जाएगी वो। एक बार फिर से कोशिश करें। संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां यदि मूल अधिकार से असंगत है, क्या दोस्तों? संगत नहीं है, उससे मैच नहीं खा रही है, उससे मेल नहीं हो रही है, तो वह विधियां या फिर वह भाग शून्य घोषित हो जाएगा। तथा हम बात करें जैसे ही उसमें टकराव अगर समाप्त हो जाता है, जिस भी प्रकार से जो संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां हैं वो असंगत थी संविधान के साथ में, मूल अधिकारों के साथ में, और फिर जैसे ही असंगत उसका जो टकराव था वो समाप्त होता है, तो फिर क्या होता है दोस्तों? पुनः वह विधियां लागू हो जाएगी। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आच्छादन सिद्धांत कहा जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? देखो दोस्तों, जैसे हम बात करें तो आपके जो 1861 से आपके जो कई सारे जो प्रावधान वगैरह, कई सारे जो नियम विधियां पहले से लागू है, और जैसे संविधान हमारा जो 1950 में लागू हुआ, इससे पहले से बहुत सारे जो शासन व्यवस्था के लिए कानून निर्माण चल रहे हैं, तो वो अगर इससे असंगत नहीं है तो वो चलते रहेंगे। अगर असंगत है तो ये उस टाइम है जो कि शून्य माने जाते हैं, और जैसे ही इसके बीच में टकराव खत्म होता है तो वापस से ये पुनः चालू हो जाती है, पहले की जो विधियाँ लागू हो जाती है उसी के अनुसार काम करती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, कैसा सिद्धांत कहते हैं? आच्छादन सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक चीज़ नोट लगा के आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ये मैंने ज़्यादा ही लिखवा दी वैसे, आपको चलो आप भी लिख लो, या फिर अगर समझ में आ जाए तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ संविधान पूर्व विधियां, देखो अभी आपको पेन लेकर के साथ में लिखने की कोशिश ना करें, मैं आपको अच्छे से समय देता हूँ, समझने के टाइम केवल समझना है। संविधान पूर्व विधियां, संविधान लागू होने से पहले की विधियां आरंभ से शून्य नहीं होती। अब एक बात यहाँ पे समझने की, संविधान लागू 1950 में हुआ, मानो कि आपके कोई 1860-61 की जो कोई विधियां है वो आरंभ में शून्य नहीं होती है, क्योंकि संविधान तो लागू 1950 में है। तो जो पहले की विधियां हैं वो आरंभ से शून्य नहीं होती है, पहले से शून्य नहीं होती, पहले से काम कर रही है। इसी को भविष्य लक्ष्य कहा जाता है। भविष्य लक्ष्य कहा जाता है, न कि भूत लक्ष्य। भविष्य का मतलब ये है कि जैसे ये विधियां 1950 से पहले क्या थी दोस्तों? 1950 से क्या है? राइट, यानी ये काम कर रही थी, और यहाँ आने पे ये क्या है दोस्तों? ये हम कह सकते हैं इस पे टकराव हो गया और ये असंगत हो गई। तो ये जो विधियां हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों? भविष्य लक्ष्य। भविष्य का मतलब अब हम समझाते हैं आपको।
ये पहले काम कर रहे थे और अब भविष्य में, भविष्य का मतलब आगे ये काम नहीं करेगी। जैसे संविधान के अंदर असंगत है तो आगे ये काम नहीं करेगी, बल्कि पहले तो कर रही थी। अगर पहले नहीं कर रही होती, सुनने होते, तो वो भूत लक्ष्य होते। तो समझ में आया यहाँ तक? संविधान से पहले तो ये काम कर रही थी, इसलिए ये उस टाइम तो सही थी, और भविष्य के अंदर ये नहीं कर पाएगी, इसलिए क्या दोस्तों, भविष्य लक्ष्य कहलाती है। ठीक है, ना कि भूत लक्ष्य। इस विधि ने पहले जो कार्य किया है वो शून्य नहीं माना जाएगा, उससे आने वाले समय में है जो कि आगे ये उसके आगे से लागू होगी। ठीक है, अब लिखो यहां तक। अनुच्छेद 13, इसमें और भी कुछ हमें बात करनी है। का भाग 3 का अल्पीकरण या ऐसे असंगत विधि, इसमें और भी पढ़ना है हमें। 13 के अंदर 13(2) पढ़ेंगे, 13(3) पढ़ेंगे। हेडिंग लिखो, अनुच्छेद 13 भाग 3 का अल्पीकरण या ऐसे असंगत विधि। क्या कहते हैं इसे? असंगत विधि भी कहते हैं। पूछ ले आपको कि मूल अधिकारों में अल्पीकरण से संबंधित आर्टिकल है कौन सा है? आर्टिकल 13 का क्लोज फर्स्ट बात करता है कि संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां, लिखते रहो, यदि मूल अधिकारों से असमान है या फिर असंगत है तो वह विधि या फिर वह भाग शून्य घोषित हो जाएगा, तथा जैसे ही टकराव समाप्त होगा वह विधि पुनः लागू हो जाएगी। और कोष्टक में लिख दो, इसे आच्छादन सिद्धांत कहते हैं। कैसा सिद्धांत कहते हैं? आच्छादन सिद्धांत कहते हैं। नोट लगा के ये बात लिख लो आप कि संविधान पूर्व विधियां, संविधान से पहले की विधियां आरंभ से शून्य नहीं होती है, इसी को भविष्य लक्ष्य कहा जाता है, यानी भविष्य में शून्य हो जाती है, न कि भूत लक्ष्य। यानी इस विधि ने पहले जो कार्य किया है वह शून्य नहीं माना जाएगा, उसके आगे से लागू होगा। देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इस विधि के द्वारा, यानी कोई विधि बनाई गई थी, ठीक है, आपके संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, तो ये इस विधि ने जो भी काम किए थे भाई, ऐसा नहीं कि इस विधि के द्वारा किसी को कुछ प्रावधान दिए, यानी हम कह सकते हैं किसी को कोई लाभ मिला तो उस लाभ को यहाँ पे खारिज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये उस टाइम तक पहले काम किया था, इसके बाद में ये काम नहीं करेगी। समझ गए? ये बात है इसमें। जैसे हम कह सकते हैं कोई योजना बना करके आपको कोई दाल रोटी दी गई, अब वो योजना बंद हो गई, तो क्या आपको उस पहले योजना जब चल रही थी उसकी आपको, हम कह सकते हैं, जो चीज़ें वापस थोड़ी ली जाएगी। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा जो भी काम किया गया था, तो पहले के वो शून्य नहीं माने जाएंगे, वो तो रहेंगे। और उसके बाद में कि हम कह सकते हैं ये हम कह सकते हैं आपके जो क्या हो जाती है, असंगत अगर है तो ये आगे से लागू हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अनुच्छेद 13 का क्लोज 2 बात करता है दोस्तों कि संविधान लागू होने के बाद बनने वाली विधियां, वो तो कब की बात थी? संविधान से पहले की बात थी। संविधान लागू होने के बाद बनने वाले विधियां
अगर मूल अधिकारों से असंगत है तो आरंभ से क्या मानी जाएगी दोस्तों? शून्य मानी जाएगी, तथा वही भाग शून्य होगा जो मूल अधिकारों से टकराव कर रहा है, असंगत हो रहा है। इसे पृथक्कीकरण का सिद्धांत कहते हैं। देखो, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या है दोस्तों, यह आपके भारत का संविधान, ये हो गया आपका लागू 1950। अगर कोई विधि ये संविधान लागू होने से पहले की विधि, ठीक है, और ये है मानो कि संविधान के बाद की विधि, ठीक। अब ये जो विधि है अगर संविधान के साथ में असंगत है तो ये जो विधि है यहां ये हो गया इसका आरंभ पॉइंट, और ये हो गया बाद, ठीक है। तो ये आरंभ में शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, और इसके बाद में ये लागू हो गया, मतलब यहां से कैंसिल है एक तरह से, ठीक है। भविष्य में अगर टकराव समाप्त होगा तो आगे लागू भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं आच्छादन सिद्धांत, आच्छादन सिद्धांत। यानी इससे असंगत है तो ये हम कह सकते हैं शून्य मानी जाएगी यहां पे, अगर ठीक हो गई तो वापस से लागू हो जाएगी। समझ में आया? अब बात करते हैं इस विधि की। तो ये जैसे मतलब कोई विधि अब बनाई गई यहाँ पे, तो इसमें तो इसके लिए तो संविधान लागू हुआ पड़ा है, इसलिए अगर ये असंगत है तो असंगत है तो सीधा इसमें संविधान अपने आप से मैच कर लेगा, और असंगत है तो भाई ये शुरू से आरंभ से शून्य मानी जाएगी। आरंभ से शून्य मानी जाएगी। यह आरंभ से शून्य नहीं होगी क्योंकि पहले इन्होंने जो काम किया है, और ये हम कह सकते हैं आरंभ से ही आपके जो है शून्य मानी जाएगी। इसे हम बात करेंगे क्या कहा जाता है दोस्तों, पृथक्कीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें। ये सिद्धांत समझ में आ गया आपको? फिर एक नोट लगा के एक चीज लिख दीजिए आप, ऐसी विधियां भूतलक्षी प्रभाव से शून्य घोषित की जाती है कि ये पहले मतलब शून्य थी। देखो, एक तो ये है पहले, पहले का मतलब बीता हुआ काल हो गया, और एक बाद में। पहले जो शून्य है वो कौन सी हो गई दोस्तों, भूतलक्षी, और बाद में अगर वो आगे शून्य होगी, पहले शून्य नहीं थी और बाद में शून्य हो रही तो वो भविष्यलक्षी। तो भविष्यलक्षी है आच्छादन सिद्धांत वाली, और ये होगी पृथक्कीकरण वाली भूतलक्षी। तो इसमें है ऐसी विधियां भूतलक्षी प्रभाव से शून्य घोषित की जाती है। जैसे हम बात करें आपके अनुच्छेद 13(2) न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है। ऐसी विधियां भूतलक्षी प्रभाव से शून्य घोषित की जाती हैं, और अनुच्छेद 13(2) न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है। अधित्याग सिद्धांत विश्वेश्वरवाद, इसमें हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया
कि व्यक्ति मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना, जिसे अभी हम लोगों ने बात की थी। व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की, हम कह सकते हैं आत्मलीला जो है, आपकी जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकता। आत्महत्या करना क्या है दोस्तों, एक अपराध है, क्योंकि व्यक्ति को जीवन किसने दिया है भाई? ईश्वर ने दिया है। तो उसको ना ही तो व्यक्ति स्वयं छीन सकता है, ना ही राज्य छीन सकता है। अनुच्छेद 13(3) बात करता है दोस्तों विधि की परिभाषा के बारे में, जिसमें आपके राष्ट्रपति व राज्यपाल का अध्यादेश क्या है। देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कहाँ करता है? राष्ट्र के अंदर, ठीक है, जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। और राज्यपाल जो है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है ना, क्योंकि उनके पास में शक्ति होती है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, तो ये जो अध्यादेश है ये कुछ समय तक ही रहता है और उसके बाद में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो जो अध्यादेश है वो हम कह सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, ये कैसी विधि है दोस्तों? अस्थायी विधि है। कैसी विधि है? अस्थायी। वहीं अगर संसद के द्वारा और विधानमंडल के द्वारा यानी भारत के अंदर, यानी आपके राष्ट्र के अंदर संसद के द्वारा किसी विधि का निर्माण किया जाता है, कोई विधेयक पेश किया जाता है, वो अधिनियम बन जाता है, तो हम कह सकते हैं किसी विधि का निर्माण किया जाता है, अधिनियम का किया जाता है, तो ये क्या होता है दोस्तों? एक स्थायी विधि होती है। कैसी विधि है? स्थायी विधि होती है। ऐसे शासकीय आदेश, नियम, विनियम और उपविधि व अधिसूचना, फिर बात करें दोस्तों, ऐसी रूढ़ि व प्रथाएं जो विधि का बल रखती हो, ऐसी रूढ़ि व प्रथाएं जो विधि का बल रखती हो। ठीक है, ये विधि की परिभाषा है दोस्तों। ठीक है, आपके अनुच्छेद 13(3) में लिख लीजिए आप, 13 का 3rd क्लॉज, विधि की परिभाषा। उसमें अध्यादेश, राष्ट्रपति व राज्यपाल का अध्यादेश अस्थायी विधि कहलाती है, और स्थायी विधि कहलाती है आपके जो संसद और विधानमंडल के द्वारा जो अधिनियम बनाया जाता है वो। और ऐसे शासकीय आदेश, जैसे आपके आदेश, नियम, ये सब, ये भी क्या कहलाते हैं? आपके विधि कहलाते हैं। ऐसी रूढ़ि व प्रथाएं जो विधि का बल रखती है वह क्या कहलाती है? विधि कहलाती है। अब आप इनको लिख लीजिए। 13 का 1st क्लॉज लिख लिया ना आपने? चलो ये 2nd क्लॉज लिखो। अनुच्छेद 13(2) लिखो इसमें, संविधान लागू होने के बाद बनने वाली विधियां, संविधान लागू होने के बाद बनने वाली विधियां यदि मूल अधिकारों से असंगत है तो आरंभ से ही शून्य मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी दोस्तों? क्योंकि मूल अधिकार जो आपका संविधान लागू हो रखा है, तथा वही भाग शून्य होगा। ऐसा नहीं कि पूरी विधि असंगत आपके जो शून्य हो जाएगी, वही भाग जो अधिकारों से क्या कर रहा है? मूल अधिकारों से असंगत हो रहा है, टकराव कर रहा है। इसे पृथकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। फिर नोट करके 2-3 लाइन इसमें लिखो आप। ऐसी विधिया भूत लक्ष्य प्रभाव से शून्य घोषित की जाती है तथा अनुच्छेद 13(2) न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है। अधित्याग सिद्धांत विश्वेश्वरवादनाथ
सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। क्या कहा गया दोस्तों? कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 13(3) इसमें लिखो, आप हेडिंग लगाओ पहले, विधि की परिभाषा। और विधि कौन कौन सी चीज़ कहलाती है दोस्तों? जिसमें आपके अस्थायी विधि की बात करें तो राष्ट्रपति व राज्यपाल का अध्यादेश, कोष्टक में लिख दो अस्थायी विधि। संसद व विधानमंडल का अधिनियम, ये स्थायी विधि है। और ऐसे शासकीय आदेश, ये भी विधि कहलाता है, जैसे नियम है, विनियम है, और उपविधि है, अधिसूचना है। ऐसी रूढ़ि व प्रथाएं जो विधि का बल रखती हो, वो भी क्या कहलाती है दोस्तों? यानी विधि कहलाती है। लिखो, जल्दी लिखो। चलो लिख लिया। अब इसमें हम चर्चा करते हैं कि अगर पूछा जाए आपको कि संविधान संशोधन जो है वह विधि का भाग है या नहीं है। संविधान में जो संशोधन किया जाता है, करेक्शन किया जाता है, कुछ चीज़ें ऐड की जाती है, कुछ चीज़ें हटाई भी जाती है, ठीक है, तो क्या उसको विधि माना जाता है या फिर नहीं माना जाता? बताओ, कौन करता है उसमें? संसद करती है क्या? संशोधन, तो या ये विधि मानी जाती है, नहीं मानी जाती? इसके लिए कुछ तथ्य है भाई, कुछ वाद की बात कर सकते हैं। तो प्रथम संविधान संशोधन जो कब किया गया दोस्तों? 1951 में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो अब हम बात करें तो ये जो संविधान संशोधन है, ये संविधान सभा के द्वारा किया गया। पहला संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा। कब किया गया? 1951 में। क्यों दोस्तों? क्योंकि उस टाइम हम कह सकते हैं आम चुनाव जो हमारे हैं वो कब हुए थे? 1952 में हुए थे। और 1952, तो उससे पहले संसद तो आपके थी नहीं, क्योंकि संसद के आपके जो लोकसभा और राज्यसभा ये उसके बाद में गठन हुआ था इनका, है ना। तो प्रथम आम चुनाव 1952 में, यानी इससे पहले आपके 9वीं अनुसूची जो इससे संबंधित था, आपके जो हम कह सकते हैं संविधान सभा संसद का काम करती थी, इसलिए इन्होंने है जो कि संविधान का पहले संशोधन किया था 1951 में, और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची को न्यायपालिका में यानी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर इसके बाद में आपके जो 1951 में ही हम कह सकते हैं संकरीवाद में ये जो एक वाद था, संकरी प्रसादवाद, इसमें प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई तथा न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि संविधान संशोधन विधि का भाग नहीं है। संविधान संशोधन विधि का भाग नहीं है दोस्तों। किसके द्वारा चुनौती दी गई? न्यायालय के द्वारा। फिर बात आती है गोलकनाथ बनाम पंजाब, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्यवाद 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि संविधान संशोधन विधि का भाग है, अर्थात संविधान संशोधन
जो कि हम बात करें तो अनुच्छेद 13(2) के तहत असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। 13(2) के तहत संविधान संशोधन को हम कह सकते हैं असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। बताओ किया जा सकता है नहीं किया जा सकता? यानी ये वाद की विधि है एक तरह से। संविधान लागू कब हो गया था भाई? 1950 में। और आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? आर्टिकल 13(2) कहता है कि अगर संविधान लागू होने के बाद में अगर कोई विधि बनती है और वह असंगत होती है तो उसको आप क्या कर सकते हैं लाडलों? शून्य घोषित कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें यह बात की गई है कि 13(2) के अनुसार इस विधि को असंवैधानिक घोषित कर देंगे भाई हम। इसलिए थोड़ा कृपया करके अपनी सीमा में रहे, क्योंकि कई कह रहे हैं कि ये संविधान विधि का भाग है, कई कह रहे हैं नहीं है। इसलिए इन्होंने खुला चैलेंज हम कह सकते हैं। गोलकनाथ बनाम या पंजाब का एक व्यक्ति था, जमींदार था ना, तो ये वहाँ पे जाता है और 1967 में आपके जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है, उसमें कहा जाता है कि विधि का भाग है, अर्थात संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। गोलकनाथवाद, इनके बारे में थोड़ा सा डीपली समझते हैं। नोट करके ये चीज़ लिखनी है आपको, एक बार लिखनी नहीं है, समझने की कोशिश करें, क्योंकि पहले पेज हमने वो लिखा नहीं है ना। गोलकनाथ जो पंजाब के एक जमींदार थे तथा पंजाब सरकार के द्वारा भूमि सुधार अधिनियम बना करके और जमींदारों की जो जमीन थी उनको कब्जे में ले लिया सरकार ने। किसने ले लिया दोस्तों? सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसे गोलकनाथ क्या करता है, उनको न्यायालय में चुनौती देता है। और इस बेच में कितने न्यायाधीश थे भाई? इस बेच में न्यायाधीशों की संख्या थी 11, कुल न्यायाधीश थे 11, जिनमें से अगर बात करें तो जो क्या आता है उसका रिजल्ट आता है, परिणाम किस प्रकार से आया था? 6-5 से। किस प्रकार से आया था? 6-5 से। तो 6-5 का मतलब इस प्रकार से अगर कोई बेच न्यायाधीशों की जो हम कह सकते समिति बिठाई जाती है, तो उसमें इस प्रकार से सीक्वेंस रखा जाता है कि उसमें एक से अधिक जो होता है वो जैसे मतलब इसमें 10 नहीं रखा जा सकता और 12 नहीं रखा जा सकता, बराबर हो जाता है ना। इसलिए इसमें जैसे इसमें 11 रख दिया, 13 रख दिया, ऐसे रखते हैं। तो इसमें जिसकी अध्यक्षता सुब्बा राव कर रहा था, जो निर्णय निकला था इसका क्या था? 6-5 का। तो 6 वाला जीत जाता है। 5 किसी के पक्ष में कि विधि का हम कह सकते हैं कि जो संविधान संशोधन विधि का भाग है, और 6 करने वाले की विधि का भाग नहीं है। इस प्रकार से इसमें जो 6 है वह विनर होता है। गोलकनाथवाद भविष्य लक्षी सिद्धांत पर आधारित था। गोलकनाथवाद भविष्य लक्षी सिद्धांत पर आधारित था। आच्छादन विधि, ठीक है ना। ये उस टाइम असंगत हुआ था, मतलब कहने का मतलब पहले शून्य नहीं था, भविष्य में इसको शून्य घोषित कर दिया गया, पहले शून्य नहीं था। इन्होंने कहा कि भाई पहले की विधि है ना। फिर वहां तक लिखो, पहले 13(3) पढ़ते हैं। यहां से शुरू करो, पहले लिखो संविधान संशोधन विधि का भाग है या नहीं है, बताओ। इसके बारे में कुछ ये तथ्य है?
लिख लिया? इसमें लिखो प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और एक चीज़ ये भी लिख लो, प्रथम संविधान संशोधन नोट करके लिख लो चाहे, वैसे मैंने उसमें लिखवा रखा है संविधान की विशेषता में कि ये प्रथम संविधान संशोधन संविधान सभा के द्वारा करवाया गया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था प्रश्न। नौवीं अनुसूची को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। और शंकरी प्रसाद वाद जो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, न्यायपालिका न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि संविधान संशोधन विधि का भाग नहीं है। फिर 1967 में केस आता है गोलकनाथ, जो पंजाब का एक जमींदार किसान था और उनकी जो ज़मीन थी उनको सरकार के द्वारा छीना जा रहा था, अपने कब्जे में लिया जा रहा था। तो गोलकनाथ आता है सुप्रीम कोर्ट। तो गोलकनाथ बनाम वर्सेज पंजाब राज्यवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में आता है और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि संविधान संशोधन विधि का भाग है, अर्थात संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। क्या लिख लिया यहाँ तक आपने? यहाँ पे ने है ना, ने। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा गया। वैसे शब्द समझते हैं, आपको लाइन समझ में आ जाता है ना। लिख लिया होगा। इसके बाद में ये लाइन और लिख लो नोट लगा के, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नोट्स को बना के छोड़ देते हैं, तो फिर रिवीजन के टाइम में कोई चीज़ ऐसी माइंड में घूमने लग जाती है कि ये मतलब क्या था, इसलिए हमारा कुछ नहीं जाएगा ये 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखने से, ताकि हम जब भी इसको पढ़े दोबारा तो एक बार में समझ में आ जाए। लिख लो, ये 4 लाइन है। लिख लिया? चलो अब समझते हैं हम आर्टिकल 13 का क्लोज 3 विधि की परिभाषा। तो इसमें एक सिंपल रूप से एक बार आप जो परिभाषा के रूप में बात करते हैं कि 3 का क्लोज ए की बात करते हैं कि विधि जो है वो अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपविधि, अधिसूचना और आपके जो रूढ़ि प्रथाएं जो विधि का बल रखते हैं, इसका उपबंध किसमें किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 13(3) के अंदर यानी ए में किया गया। अब इसमें बात करें, नोट करके एक चीज़ आपको लिखनी है कि 13(3) में जैसे आपका अधिनियम शब्द है, इसका शब्द से अगर बात करें तो इसको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अधिनियम स्वयं खुद क्या है भाई दोस्तों? एक विधि का भाग है। ये जो है अध्यादेश क्या होता है, आदेश क्या होता है, नियम क्या होता है, विनियम क्या होता है, आपके उपविधि, अधिसूचना,
तो इनको हम क्या करते हैं, डीपली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार ये 2 लाइन लिख लो आप, है ना, ताकि बैक पेज हमको नहीं करना पड़ेगा। और फिर इनको एक एक करके मैं सबकी परिभाषा लिखाता हूँ। अध्यादेश क्या होता है, नियम क्या होता है और विनियम क्या होता है, ठीक है। अभी लिखो आप आर्टिकल 13 का क्लोज 3 विधि की परिभाषा। इसमें लिखो अनुच्छेद 13(3)(a) विधि, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपविधि, अधिसूचना तथा रूढ़ि व प्रथाएं जो विधि का बल रखते हो। क्या है दोस्तों, वह विधि है। यहाँ पे विधि किस किस को कहते हैं भाई, हम अध्यादेश को भी विधि कहते हैं, आदेश को भी कहते हैं और आपके विनियम को भी कहते हैं। लेकिन नोट करके ये चीज लिखनी है, इसमें शब्द से रूप से अगर बात करें तो अधिनियम का नाम नहीं दिया गया। अधिनियम का शब्द से, शब्द के रूप में यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, लेकिन भाग किसका है, ये भी एक विधि का भाग था। यहाँ पे नाम तो नहीं दिया गया भाई संविधान में, किसमें, आर्टिकल 3 में। इसलिए इस चीज को नोट करके लिखना है कि अधिनियम, अगर पूछा जाए कि अधिनियम क्या विधि का भाग है, तो आपको करना है राइट, बिल्कुल अधिनियम का भाग है। क्या शब्द से अधिनियम को अनुच्छेद 13(3)(a) के अंदर रखा गया है या फिर उल्लेखित है, तो आपको करना नहीं है, शब्द से रूप में वहां पे नहीं लिखा गया। लिख लिया क्या? लिख लिया तो चलते आगे। देखो ये तो हमने समझ लिया पहले। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों? अध्यादेश एक है जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। एक अस्थायी रूप से विधि होती है, कुछ समय बाद में जो लागू होती है और कुछ समय बाद वो हट जाती है। अधिनियम क्या होता है? जो संसद के द्वारा दोनों सदनों में पारित होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर होता है, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वह जो हम कह सकते हैं अधिनियम, जो अध्यादेश होता है पहले और वो पारित हो जाता है तो अधिनियम कहलाता है। ये एक प्रकार से स्थायी विधि है, ठीक है। फिर आता है आदेश। आदेश क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपका सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, वो आदेश कहलाता है, ठीक है। उपविधि, स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थानीय क्षेत्र के लिए जो विधि लाई जाती है वो उपविधि कहलाती है। नियम क्या होता है? कार्यपालिका के द्वारा निर्मित अधिनियम को लागू करने के लिए जो विधि बनाई जाती है उसे नियम कहते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से, किस नियमों से, किस नियमों के मुताबिक इसको लागू किया जाना है। तो ये कौन करता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन होते हैं दोस्तों? कार्यपालिका में आपके हो गया जैसे पीएम हो गया, ठीक है, और मंत्रिपरिषद हो गया, ठीक है। इनका काम क्या होता है? कानून को लागू करना। और इसमें ये वास्तविक कार्यपालिका तो ये हो गई, और नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन हो गया? राष्ट्रपति, ठीक है। और विनियम की बात करें तो संबंधित संस्था द्वारा नियमों को लागू करने हेतु जो विधि का निर्माण किया जाता है वह विनियम कहलाता है। अधिसूचना राज्यपाल या राष्ट्रपति के नाम से जारी की जाती है, अधिसूचना कहलाती है। यानी हम बात करें आपके आगे अनुच्छेद 13(3) का बी प्रवर्त विधि के बारे में बात करते हैं। संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां किस में रखी जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 13(3) बी में प्रवर्त विधियां। इसके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। यहां तक लिखो, पहले ये लिख लो आप पहले, बाकी पढ़ेंगे कल, ठीक है। वैसे कार्यपालिका क्या होता है, व्यवस्थापिका क्या होता है, कल के सेशन में मैंने बताया आपको अच्छे से, ठीक है। न्यायपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का क्या होता है, और इनके बारे में अच्छे से बात किए कि इसके अंदर कौन काम करता है, कार्यपालिका कितनी प्रकार की होती है, किस प्रकार से इसमें अहम योगदान होता है, ठीक है। तो इसको लिखो, अध्यादेश राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा अस्थायी विधि है, अधिनियम संसद विधानमंडल द्वारा स्थायी विधि है, आदेश सरकारी अधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली विधि है, आदेश। उपविधि स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थानीय क्षेत्र हेतु
जारी किया जाने वाला विधि उपविधि कहलाती है। नियम कार्यपालिका द्वारा निर्मित जो अधिनियम है उसको लागू करने के लिए नियम बनाया जाता है, उसे जो विधि बनाई जाती है उसे नियम कहते हैं। और विनियम संबंधित संस्था द्वारा नियमों को लागू करने हेतु जो विधि का निर्माण किया जाता है वो विनियम कहलाती है। अधिसूचना राज्य या राष्ट्रपति के नाम से जारी अधिसूचना कहलाती है। समझ में आया यहाँ तक? अनुच्छेद 13(3)(b) प्रवर्त विधि, हेडिंग लिख दो इसमें। फिर एक लाइन इसमें लिख दो कि संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां, संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां लिख लिया यहाँ तक? चलो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इससे आगे कल। ठीक है, तो इसी के साथ में साथियों आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।